गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी पे। सो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का लेक्चर है या फिर जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा वीकली न्यूज़ एनालिसिस पे, जिसका नाम है वीकली इकोनॉमी इनसाइट्स। सो इस लेक्चर में जो कि हर वीक आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पूरे वीक की इकोनॉमी की न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और इसको जो करंट पोर्शन है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो करंट पोर्शन है, इसको हम स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है उन चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। सो ये हर वीक जो है संडे को शाम को 6 बजे आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन प्लस ये किसका मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जीएस में किस पेपर का पार्ट है, बी एट जीएस 1, बी एट जीएस 2 या फिर बी एट जीएस 3। तो इसको हम लिंक करके पढ़ेंगे और टॉपिक को एकदम बाइफोकेट करेंगे, जिससे आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगा और प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीक में जो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है वो ये 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला न्यूज़ है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, सेकंड है हमारा लखपति दीदी सम्मेलन, थर्ड है आपका जनधन योजना। वी ऑल नो इस साल जो है जनधन योजना के 10 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे कि ये स्कीम क्या है और किस पार्ट में, मतलब इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो सब चीज़ें हम आने वाले जो स्लाइड्स हैं, जब ये टॉपिक आएगा उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ चीज़ है हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। फिफ्थ हमारा जो न्यूज़ है दैट इज रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सिक्स्थ न्यूज़ इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट, जो अभी 1-2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, तो इसका भी देखेंगे कि रीजंस क्या क्या है। एंड लास्ट न्यूज़ इज 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इन 10 स्टेट्स। सो दीज आर द 7 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका हम न्यूज़ देखेंगे कि न्यूज़ क्या बोलती है, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। और जैसे हमारा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है, तो दिस इज़ कनेक्टेड टू योर यूपीआई, तो इसको लिंक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो है किस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द यूनिफाइड लेंडिंग स्कीम, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, सो दिस इज आई एम कवरिंग इन अ वीकली न्यूज़। अगर आपको इसका एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसका कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं। सो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो है ये है बुलेट पॉइंट्स, दिस इज अ समरी ऑफ द होल टॉपिक। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी, इस जो लेक्चर है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इंश्योर करें कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, बिकॉज वहाँ पे हर एक लेक्चर की, चाहे वो ज्योग्राफी का लेक्चर है या फिर हिस्ट्री का लेक्चर है या फिर पॉलिटी का लेक्चर है, उसका आपको एक टाइमली अपडेट भी दे दिया जाता है और आपके साथ पीपीटी जो है वो शेयर कर दी जाएगी। जस्ट मेक श्योर कि आप जो है जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो दिस इज द समरी ऑफ होल न्यूज़। अगर हम न्यूज़ की बात करें या फिर अगर हम टॉपिक की बात करें, तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है क्या, तो हमारे रिसेंटली हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने एक न्यू वर्ड का इंट्रोडक्शन करा एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। तब ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है? इट इज बेसिकली अ recent development in India's financial ecosystem। और फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट लाइक यूपीआई सिस्टम। जैसे हमारा यूपीआई है, यूपीआई आई अज्यूम कि सभी को पता है और हम यूज भी करते हैं। गूगल पे है हमारा, है ना, इट्स अ यूपीआई ओनली। तो उसी तरीके से दिस इज अ सिमिलर टर्म रिलेटेड टू यूपीआई विच इज नोन एज यूएलआई, बट दोनों की कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यूपीआई जो है हमारा, आप यूपीआई जो है या फिर गूगल पे है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मनी को ट्रांसफर करने के लिए। सिमिलर इज द यूएलआई हेयर, बट यूपीआई में क्या है, पेमेंट ट्रांसफर में, मतलब पेमेंट जो इकोसिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प मिला है। वेराज जो हमारा यूएलआई है ये क्रेडिट के रिलेटेड है। अब हमारा क्रेडिट क्या है? लोन। तो लोन या फिर क्रेडिट में जो क्रेडिट का इकोसिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए
ULI जो है इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा गया है। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें या फिर इसका मीनिंग को देखें तो वो क्या बोलता है कि इट्स अ रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जिसका एम क्या है, टू रेवोल्यूशनाइज द वे लोन्स आर डिसबर्स्ड। सिमिलरली जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उस ये जो है एम है ULI का। एंड दिस इज मच लाइकली लाइक unified payments interface which I just told you कि this is just like UPI, बस UPI में क्या है कि पेमेंट इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है, whereas ULI जो है ये क्रेडिट इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, ये दीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेक योर नोट्स। जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैंने अभी बताई, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इन क्रेडिट इकोसिस्टम, सो यू कैन मेक इट अ पॉइंट जिसके अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है आपको एक अच्छा लैंग्वेज देगा या फिर आपको अच्छा आपका आंसर फ्रेम करने में भी हेल्प करेगा। तो ये जो है इट इज डिजाइंड इन अ मैनर टू क्रिएट सीमलेस digital interface for lending and enabling easier access to credit for individuals and businesses by integrating various financial institutions। अच्छा, और इजी वे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक को मैंने एक पॉइंटर्स में बाइफिकेट करा है जो आपके मेंस के लिए भी हेल्प करेगा, जिसमें हम इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? पहला, डिजिटल इंटीग्रेशन। ये हमने वर्ड अभी यहाँ पे पढ़ा कि इट इज बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इस टॉपिक को जब हम किसी भी टॉपिक को जब हम एक प्रॉपर बाइफिकेट करते हैं और जब हम उसको हेडिंग देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो चीजें जो है समझने में और आसान होती हैं। डिजिटल इंटीग्रेशन देखते हैं। अब डिजिटल इंटीग्रेशन क्या है? बिकॉज इट इज इंटीग्रेटिंग बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, हमारा NBFCs, हमारे फिनटेक कंपनीज और क्रेडिट ब्यूरोज इनटू अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनटू अ वन टाइम प्लेटफॉर्म, फिर हमारा वन प्लेटफॉर्म। तो इन सब का इंटीग्रेशन किस में हेल्प करेगा? इंटीग्रेटिंग अलाउज लेंडर्स कौन है? जो हमें लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, लेंडर्स, टू असेस रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा एंड क्रेडिट हिस्ट्रीज, इनेबलिंग मोर इन्फॉर्म्ड लेंडिंग डिसीजंस। सो जब हमारा एक इंटीग्रेशन होगा प्रॉपर अमंग बैंक्स, बी इट NBFCs या फिर कोई भी अदर जो है इंस्टीट्यूशन है, इससे लेंडर को किस में हेल्प मिलेगा? इंफॉर्मेशन गैदर करने में। और जब इंफॉर्मेशन गैदर एक जगह पे ही होगी तो वो टाइम टेकन नहीं होगा ज़्यादा, या फिर उसमें जो प्रोसेस है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो लोन है वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो उस चीज को कम करने के लिए, क्रेडिट को लोगों को इजीली अवेलेबल करने के लिए ULI जो सिस्टम है वो लाया जाएगा, एंड इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या बोलता है? इट एम्स एट सिंप्लीफाइंग लोन प्रोसेस। आई जस्ट टोल्ड यू कि लोन जो है, जो हमारा अभी वाला लोन का सिस्टम है, जब हम बैंक्स में जाते हैं लोन लेने, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, हमारा कोलेटरल प्रोसेस बहुत रहता है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा ये सिस्टम जो है वो लाया गया है। सो इट इज गोइंग टू स्ट्रीमलाइन द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय ऑटोमेटिंग द वेरिफिकेशन, क्रेडिट असेसमेंट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम, या फिर आप टॉपिक को पढ़ने के लिए आप जो है इस लैंग्वेज को या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में, जिसको हम बोलते हैं कि टॉपिक को पढ़ना, आप इस चीज़ को उस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अगर एक्सप्लेन करने की बात है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि सिंप्लीफाइड लोन प्रोसेस कैसे है, कि जब हम एक इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करेंगे, है ना, जब हम एक इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को एक ही प्लेस पे, तो जो लेंडर है उसको हेल्प मिलेगा लोन बोरोवर को लोन देने में, और बोरोवर को लोन देने में भी उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो जो है वो इजीली अवेलेबल रहेगा, जिससे जो प्रोसेस है क्रेडिट देने का वो और भी इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। सो RBI सेज दैट ये जो प्रोसेस है, जो ये ULI का प्रोसेस है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर रहने वाला है। अब ट्रांसपेरेंट कैसे रहेगा? कि जो भी इंफॉर्मेशन है
अब इंफॉर्मेशन भी जो है आपका एक सिंप्लीफाइड मैनर में दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू टू फॉर अ लेंडर टू गिव टू यू अ लोन, वो कैसे रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड के बेसिस पे, या फिर जो आपका या फिर आपका जो लैंड डिटेल्स हैं ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो इन बेसिस पे जो है आपका इंफॉर्मेशन रहेगा जिसके बेसिस पे आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। और ट्रांसपेरेंट कैसे रहेगा? ट्रांसपेरेंट इस वे में रहेगा कि जो लोन का जो डिटेल्स हैं, जो लोन की डिटेल्स हैं दैट इज रेलिवेंट आपको लोन देने के लिए या फिर आपको क्रेडिट असेस करने के लिए, वो जो है आपके मर्जी के बिना असेस नहीं करे जाएंगे। सो जो ये बैंकिंग का प्रोसेस है या फिर जो क्रेडिट देने का प्रोसेस है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिक्योर। So this says that bringing transparency to the unified process by bringing या फिर providing borrowers with a clear information, चाहे वो लोन की टर्म्स पे बात हो या फिर इंटरेस्ट रेट की बात हो या फिर रीपेमेंट शेड्यूल्स की बात हो, ये जो है ये चीज़ें बोरोअर के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में और एक क्लियर वे में कम्युनिकेट करी जाएंगी। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखा गया है। और सिक्योर कैसे है कि जो आपकी डिटेल्स है या फिर जो आपको क्रेडिट देने का प्रोसेस है वो आपकी मर्जी के बिना नहीं चलाया जाएगा या फिर आपकी मर्जी के बिना जो आपका पर्सनल डिटेल्स है उसको असेस नहीं करा जाएगा। सो यू कैन से कि ये जो प्रोसेस है इट इज गोइंग टू बी वेरी सिक्योर इन मैनर। नेक्स्ट जो है हमारा इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स। अब मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही लोन जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। आपका चाहे पर्सनल लोन है, चाहे होम लोन है या फिर और भी लोन है जैसे बिजनेस लोन्स है या फिर माइक्रो फाइनेंस लोन्स है या फिर कंज्यूमर क्रेडिट है, तो यू सी एक प्लेटफॉर्म पे यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स विच वी कॉल एज मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स। सो एक प्लेटफॉर्म पे या फिर एक इजी प्रोसेस में आपको मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। इससे भी है आपके जो प्रोसेस है पूरा क्रेडिट देने का, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी विद द यूज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। सो यू सी banks and RBI this time is highly focusing on the use of AI and machine learning. Next we have is potential impact on financial inclusion. So यहाँ पे जो ये word है this is very very important and आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये जो है पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू सी कि इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस। सो दिस सेज दैट बाय मेकिंग क्रेडिट मोर accessible and more easily available to people, particularly to those who have been undeserved by traditional financial institutions. तो एक जो मेन चीज है या फिर जो इस स्कीम का या फिर इस इंटरफेस का जो मेन फोकस है वो है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे प्लस MSME सेक्टर पे। तो दिस इंटरफेस इज गोइंग टू इंश्योर कि जो हमारा MSME सेक्टर है और जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, क्योंकि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है इन सेक्टर्स में वो बहुत ही डिले होती है या फिर बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इन सेक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है क्रेडिट लेने में या फिर लोन लेने में। तो इस इंटरफेस का मेन जो है एम यही है या फिर मेन फोकस जो है वो दो सेक्टर्स पे है जिनका नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड MSME सेक्टर। तो बाय प्रोवाइडिंग देम लोन किसको, टू दी अनडिजर्व्ड एंड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इट हैज ULI हैज पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली enhance द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। सो यू सी के जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर जहाँ पे जिस सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो RBI इज ट्राइंग कि हर एक सेक्टर को जो है वो लोन प्रोवाइड हो या फिर हर एक सेक्टर को जो है ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो। तो इस तरीके से इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि ULI जो है इट इज सिमिलर टू UPI, बट ULI और जो UPI है ये कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है। बट सिंस इट इज अ पार्ट या फिर इट इज यू कैन से कि जो ULI है जो UPI है दो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये जो है इसने यू कैन से कि UPI है जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट आया है, जो हमारा पहला चेंज आया है वो UPI से ही आया है।
तो उससे ही जो है हमने ULI का कॉन्सेप्ट निकाला है। बट दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स, क्योंकि जो UPI है वो पेमेंट सिस्टम से जो है लिंक्ड है, वेयर एज ULI जो है वो क्रेडिट सिस्टम से लिंक्ड है। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि ULI पढ़ने के साथ साथ अगर हम पहले UPI को देखें तो एक क्लियर विजन मिलता है कि ULI भी है कैसे जो है वर्क करने वाला है। तो ULI को अगर हम देखें तो UPI इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस which is an instant real-time payment services. It is an instant real-time payment system which is developed by NPCI, which is known as National Payment Corporation of India, और इसको रेगुलेट कौन करता है? RBI. सो दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज। इसको डेवलप किसने करा है? NPCI ने, वेराइज इसको रेगुलेट कौन करता है? RBI. एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। और ये जो UPI है इसने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करा है हमारे पेमेंट इकोसिस्टम में। अब जो पहले हम ट्रांसफ़र करते थे पेमेंट्स, उसमें बहुत प्रॉब्लम आता था हमें बैंक्स के पास जाके, फिर उसके बाद अगर हमें कुछ डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में तो वो भी एक लंबा प्रोसेस था, हमें जाना पड़ता था बैंक्स में। तो जो UPI है उसने एक जो पेमेंट सिस्टम को एक बहुत ही ईजी कर दिया है हमारे लिए। हम घर पे बैठ के एक क्लिक में कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यू सी कि एक जो इकोनॉमी में या फिर इस इकोसिस्टम में, दैट इज नोन एज पेमेंट इकोसिस्टम, उसमें कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और सिमिलरली ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है ULI सिस्टम से कि ये जस्ट लाइक UPI, ULI भी है जो है क्रेडिट सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट सिस्टम में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। नाउ UPI जो है इट फैसिलिटेट्स interbank transactions by instantly transferring funds between two bank accounts on a mobile platform. So you can see मोबाइल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि आप घर बैठे या फिर कहीं भी बैठ के इसको इजीली असेस कर पाओगे। अब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको बैंक्स के पास जाना है, बैंक्स में जाके आपको जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अगर आप पैसे जमा करवा रहे हैं फिर अगर आप पैसे निकलवाना चाहते हैं तो वो जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको इसने ख़त्म करके बहुत ही कम टाइम में, आई वुड से एक 1 क्लिक में जो पेमेंट सर्विसेज हैं या फिर जो पेमेंट ट्रांसफ़र है उसको अवेलेबल करवाया है। तो सिमिलरली एक सिमिलर थिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ULI ऑल्सो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? UPI के की फीचर्स क्या हैं? तो इट अलाउज लिंकिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स टू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। एंड आई एम अज्यूमिंग कि गूगल पे, पेटीएम वगैरह तो सब यूज़ करते हैं, और इसके फीचर्स जो है वो बहुत ही ईजी टू रिमेंबर है या फिर ईजी टू लर्न है, क्योंकि हम जो है इसको डेली असेस करते हैं। डेली या फिर हर दिन छोड़ के हम गूगल पे को या फिर UPI सिस्टम को असेस करते हैं। तो व्हाट इट सेज कि it is a link between multiple bank, it is a link among multiple bank accounts to a single mobile application। और आई थिंक ये सभी को चीज़ क्लियर है। सेकंड है ईजी और ईज ऑफ यूज़। अब नाउ वी ऑल नो दैट इट इज़ सो ईजी टू यूज़ दैट एक क्लिक में आप जो है पेमेंट कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो UPI सिंप्लीफाइज पेमेंट बाय इनेबलिंग ट्रांजैक्शंस यूजिंग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस विच इज़ नोन एज VPA। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ रिलेवेंट टू इंस्टेंट ट्रांसफर्स, के जो हमारा पेमेंट है वो इंस्टेंटली जो है कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट जो है हमारा सिक्योरिटी है। अब UPI सिस्टम जो है वो बहुत ही सिक्योर है। क्यों? क्योंकि आपको हर बार जब आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको अपना बैंक डिटेल्स या फिर CVV जो है बार बार नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे इनसिक्योर भी हो सकता है। तो आपने क्या करा कि जब आपने गूगल पे में अपने आप को एक बार रजिस्टर करा तो आपका जो बैंक्स है वो लिंक्ड हो जाते हैं आपके दूसरे अकाउंट से। जैसे आपको किसी और को ट्रांसफ़र करनी है, आपको फादर को ट्रांसफ़र करना है या फिर फादर ने आपको ट्रांसफ़र करना है मनी, तो उस चीज़ में क्या होगा कि जो दोनों बैंक्स हैं वो इंटरलिंक्ड रहेंगे। तो आपको अपना बार बार बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी या फिर आपको CVV डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही सिक्योर बन जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड इम्पैक्ट। सो सिंस इट्स लॉन्च UPI हैज सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई और सिमिलर जो है ULI से भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है। सो अगर मैं इस टॉपिक का रेलेवेंस देखूं आपके UPSC सिलेबस से,
तो इट बिकम्स रेलिवेंट आपके जीएस पेपर 2 से, क्योंकि इसमें ई गवर्नेंस जो है इसका पार्ट है, यूएलआई सिस्टम का ई गवर्नेंस जो है वो पार्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ जीएस 2। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जब भी आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो मेक श्योर कि आप इन टर्म्स को भी देखें और इसको अपने जो आपका सिलेबस है, मतलब GS2 है या फिर GS3 है, इसे इंटरलिंक्ड करके पढ़ें। और GS3 का पार्ट कैसे बनता है? बिकॉज इट इंक्लूड्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिजिटल इकोनॉमी एंड इनोवेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और करंट न्यूज़ तो है ही है, तो इट बिकम्स रिलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो। और यूपीआई पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ना है। फिर जो मैंने आपको समझाया अभी उसको अच्छे से समझना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चांसेस आर कि नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज लखपति दीदी सम्मेलन। सो कुछ दिन पहले ऑन 25 अगस्त 2024 लखपति दीदी सम्मेलन जो है वो करा गया था जलगांव विलेज ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 लाख सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे थे टू न्यू लखपति दीदीज। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि लखपति दीदी स्कीम क्या है या फिर ये योजना जो है वो उसका एम क्या है इस योजना का। बट अभी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो उस इवेंट में क्या हुआ या फिर उस सम्मेलन में क्या हुआ? सो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज 25 करोड़ रिवॉल्विंग फंड। अब ये जो है टर्म स्ट्रेस देने वाली है। रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? देयर इज अ नॉर्मल फंड, वी ऑल नो, बट रिवॉल्विंग फंड क्या है? तो रिवॉल्विंग फंड एक ऐसा फंड है जिसपे जो हमारी फिस्कल हेल्थ है, हमारी जो फिस्कल हेल्थ है, हमारे जो हमारा अमाउंट है उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है। अब रिवॉल्विंग कैसे ना? रिवॉल्विंग मीन्स कि अगर कोई चीज़ के अगर समथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग, है ना, अगर कोई भी चीज़ किसी के अगल बगल जो है वो घूम रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग। और ये रिवॉल्विंग फंड क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्कीम में लोन देती है, फिर फंड देती है, और उस लोन को या फिर उस क्रेडिट को रीपेमेंट करके जब हम लोन गवर्नमेंट को वापस देंगे, तो वही सिस्टम जो है या फिर वही पैसा जो है वो वापस जो है एज अ फंड उस स्कीम में डाला जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो फिस्कल हेल्थ है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसी योजना फिर उसी स्कीम के आसपास घूम रहा है। तो दिस इज अ जो फंड है दैट इज गिवन टू लखपति दीदीज या फिर लखपति योजना में जो फंड दिया गया है दैट इज नोन एज रिवॉल्विंग फंड, एंड इट इज disbursed of 5,000 crore in bank loans to benefit 25.8 lakh members of 2.35 lakh self help groups. अब ये जो स्कीम है दिस इज नोन एज लखपति दीदी स्कीम, which is on August 15, 2023. अब इसका फोकस क्या है? On recognizing and empowering women involving in SHGs, ठीक है। और इस स्कीम का, ये जो लखपति दीदी स्कीम है, इसका एम क्या है? टू अपलिफ्ट वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। अब इसके बाद जो ये स्कीम है इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी रीड करें। तो और जो स्किल्स या फिर जो एक्टिविटीज है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस स्कीम विच इज नोन एज लखपति दीदी स्कीम, इसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? प्लम्बिंग, LED बल्ब मेकिंग या फिर ड्रोन ऑपरेशनल एंड रिपेयर, टेलरिंग एंड वीविंग। ऑल राइट, लखपति दीदी स्कीम के या फिर इस सम्मेलन के फीचर्स को देखते हैं। तो दिस इज टू एम्पावर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी हम देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो होते क्या हैं, बट उससे पहले फीचर्स देखते हैं कि फीचर्स क्या है स्कीम के। सो दिस स्कीम फोकसेस ऑन एम्पावरिंग वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल्स, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सपोर्ट टू एनहांस देयर इनकम थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। सो इस जो स्कीम है उसका मेन फोकस क्या है कि लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, स्पेशली वुमेन को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना जो है इसमें इस स्कीम का जो है वो फोकस है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। सो दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व्स इंटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन, ताकि वुमेन जो है वो कुछ अर्न कर सके, वो कॉन्फिडेंट रहे,
अपना फैमिली को वो भी सपोर्ट कर सके, फिर खुद को जो है वो सपोर्ट कर सके. सो इट इज फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन. नाउ इट इज फोकसिंग ऑन access to finance to whom? To the women. So this is an initiative that facilitates easier access of credit and financial services for self-help group members. और इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मेंबर्स हैं इन लखपति दीदी स्कीम इज वुमेन, and enabling them to invest in income by generating activities. जो हमारे next point है that includes technology and market linkages. Now this initiative emphasizes by providing access to modern technology and market linkages. जिससे क्या होगा, जो वुमेन है उसको डिजिटल लिटरेसी के बारे में पता लगेगा, ठीक है, जिससे वो अपना जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो प्रोडक्ट जो बन रहा है फिर अपना स्किल्स को यूटिलाइज करके मार्केट में अपने स्किल्स के बेसिस पे जो है वो अर्न कर सकती है. सो दिस स्कीम, या फिर अगर मैं बोलूँ इस स्कीम का जो होल पर्पस है, इट इज़ फॉर वुमेन ओनली, टू अपलिफ्ट द वुमेन. नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट. अब गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे है, बाय वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक MG नरेगा, PMGSY are integrated to provide infrastructure and employment opportunities that can enhance their income levels. तो यहाँ पे मेन फोकस, जो इस स्कीम का मेन फोकस क्या है, विमेन को अपलिफ्ट करना, ठीक है, उनको इनकम जनरेट करना. और लखपति दीदीज का ही मेन एम क्या है कि लखपति दीदीज, द वर्ड इन इटसेल्फ सेज कि मेकिंग देम अर्न इन लैक्स. लखपति दीदीज का मीनिंग क्या है, मेकिंग देम अर्न इन लैक्स. तो आई थिंक 1 लाख करके कुछ है जो उनका एनुअल इनकम है, तो जिससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और वो जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं. तो इसका मेन एम क्या है, विमेन को अपलिफ्ट करना. और अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे क्या है, दीज आर द वॉलंटरी एसोसिएशन. जो किसका एसोसिएशन है, लगभग 10 से 20 मेंबर्स का एसोसिएशन रहता है, जिनका प्राइमरी एम क्या होता है, टू प्रमोट सेविंग्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन. मतलब दिस इज अ स्पेशल केस अमंग वुमेन. यहाँ पे ज्यादा पुअर पीपल पे ध्यान दिया जाता है और स्पेशली ध्यान किस पे दिया जाता है, वुमेन पे. नाउ दे सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू पूल देयर रिसोर्सेज, असेस क्रेडिट and invest in income generating activities. All right. Now next हमारा जो point है that is known as financial inclusion. अब since self help groups जो है वो किसके ऊपर aim करते हैं, credit facilities provide करने के लिए, फिर जो हमारा digital information है उसको लेने के लिए, एक entrepreneurship skill सीखने के लिए. तो इसका main aim भी क्या है, एक financial inclusion भी जो है इसका एक purpose बन जाता है. Now, self-help groups have played a critical role in promoting financial inclusion. Next क्या है, social empowerment. अब social empowerment कैसे होगी? Beyond economic benefits, self-help groups have empowered women socially. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसका मेन फोकस क्या है, women को empower करना. और इसका अगर रेलेवेंस में देखूं हमारे सिलेबस से, तो इट बिकम्स रेलेवेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 बिकॉज यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी गई है. यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ गवर्नेंस मॉडल की भी बात करी गई है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपका किसका पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है. तो ये किसका पार्ट बन जाता है, हमारा GS2 का. सेकेंड, ये GS3 का पार्ट कैसे है, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई है और रूरल डेवलपमेंट की बात करी गई है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. तो इट बिकम्स रिलेवेंट फ्रॉम योर एस्से पर्सपेक्टिव ऑल्सो. एस्से से भी कुछ ना कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के रिलेटेड जो है आपको एस्से भी पूछा जा सकता है. एंड सिंस इट्स अ करंट न्यूज, आपके प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज जनधन योजना. तो वी ऑल नो कि रिसेंटली हमारा 28 अगस्त को हमारे जनधन योजना के 10 साल कंप्लीट हुए थे. तो हम विनिंग्स देखेंगे कि 10 साल तक जो है जनधन योजना की क्या क्या विनिंग्स रही हैं, या फिर जनधन योजना जो स्कीम है वो किसके रिलेटेड है. तो जनधन योजना स्कीम विच इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम, इट्स अ लैंडमार्क फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 28 अगस्त 2014.
जो जनधन योजना थी वो कब इनिशिएट करी गई थी? 2014 में। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? टू इंश्योर असेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे बैंकिंग है या फिर सेविंग्स है, डिपॉजिट अकाउंट्स है। तो गवर्नमेंट का जो है वो मेन फोकस क्या था कि हर एक हाउस होल्ड में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट जो है वो ज़रूर हो, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल लोग हैं, फिर जो हमारा पुरानी सोच है वो क्या है कि घर पे पैसा रखेंगे, बैंक्स में नहीं देंगे, क्योंकि बैंक्स जो है वो सिक्योर नहीं है। तो उसी चीज़ से ऊपर उठने के लिए, उसी चीज़ से सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, एंड इट इज़ प्रूवन दैट इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। तो इसका एम क्या था कि एटलीस्ट हर एक हाउस होल्ड में एटलीस्ट एक जो है बैंक अकाउंट जो है वो होना चाहिए। इसके फीचर्स की बात करते हैं, फिर माइलस्टोन की बात करते हैं, फिर विनिंग्स की बात करते हैं कि जनधन अकाउंट ने या फिर जनधन योजना ने 10 साल में जो है वो क्या क्या विनिंग्स रही हैं इसकी। सो फर्स्ट इज मैसिव आउटरीच, जस्ट आई टोल्ड यू कि इसका जो अचीवमेंट है दैट इज मैसिव इन नेचर। सो दिस सेज दैट PMJDY, which is प्रधानमंत्री जनधन योजना, has brought over 50 crore unbanked individuals into formal banking system. So you see कि 50 करोड़ से प्लस बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करवाए गए हैं, which has transformed the financial landscape of India by making banking accessible to the most of the marginalized sections of society. And next it says that more than 2 lakh crore has been deposited in these accounts. तो इसी कि एक मैसिव जो है वो एक रीच है लोगों तक, क्योंकि लोग जो है पहले बैंक्स में पैसा जमा नहीं करवाते थे, बट नाउ यू सी कि 2014 से लेके अभी तक 2024 तक 10 साल के अंदर अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा जो है बैंक अकाउंट्स जो है वो ओपन करवाए गए हैं अंडर दिस स्कीम। और ये इस स्कीम के अंदर इतने बैंक अकाउंट जो है वो ओपन क्यों करवाए गए हैं? बिकॉज इसने फोकस करा था जीरो बैलेंस अकाउंट्स पे। अभी जीरो बैलेंस अकाउंट्स क्या है? तो इसने इनिशियली प्रमोट करा था कि हमारे जो है बैंक अकाउंट्स ओपन हो विद जीरो बैलेंस without any financial burden on to the holders. However, over the time, एक substantial number of these accounts have seen a regular transaction, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो था, अगर अकाउंट ओपन करने के लिए वी ऑल नो कि पहले जो है कुछ अमाउंट जो है वो देना पड़ता था, बट दिस फोकस्ड ऑन जीरो बैलेंस अकाउंट्स। इसका फोकस क्या था? जीरो बैलेंस अकाउंट्स। तो उस चीज़ ने भी लोगों को पुश करा अकाउंट्स ओपन करने में। उसके बाद टाइम ली, या फिर थोड़े टाइम के बाद जो है डिपॉजिट्स आना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो ये जो हमारा जनधन योजना है इसने किसके ऊपर फोकस करा है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर। अब दिस सेज दैट दिस अकाउंट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम विच इंक्लूड्स सब्सिडीज, हमारे पेंशंस हैं या फिर हमारे अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, दे आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। तो इसमें जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे भी जो है हाईली फोकस करा गया है। नेक्स्ट इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ठीक है, इसने जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के ऊपर भी फोकस करा है। नाउ इट सेज दैट अ पर्सन जिसका अकाउंट है जनधन योजना में, he or she becomes eligible for life insurance cover of 2 lakhs and accidental insurance of cover which covers 1 lakh. Now additionally they have access to an overdraft facility of 1 lakh, empowering them to manage emergencies. अब the overdraft facility is of 10,000. अब overdraft facility क्या है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है, बट यू नीड मनी, अगर आपको पैसा चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है बट आपको पैसा चाहिए, तो यू कैन यूज दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको आप टाइमली जो है उसको वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रुपे डेबिट कार्ड। नाउ एवरी प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर इज इशूड अ रुपे डेबिट कार्ड, जो क्या फैसिलिटेट करता है? कैशलेस ट्रांजैक्शन, एंड इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ओके, नाउ अगर मैं इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखूं तो दिस बिकम्स रेलिवेंट फ्रॉम योर GS2, बिकॉज इसमें गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करी गई है और इसमें वेलफेयर स्कीम्स की भी जो है वो बात करी गई है। और GS3 से कैसे रेलिवेंट है? बिकॉज
इसमें जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसका पार्ट है। नेक्स्ट बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है इसका पार्ट है, और इट इंक्लूड्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विच इज अ पार्ट ऑफ योर GS3 पेपर। और ऐसे से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विच इंक्लूड्स योर सोशल एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। कुछ ऐसे तरीके से भी आपसे क्वेश्चन जो है ऐसे में पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर्स है तो प्रीलिम्स में तो इसका आने के जो है चांसेस है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वी ऑल नो कि जो न्यू पेंशन स्कीम का जो मुद्दा था उसको खत्म करके नाउ गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखते हैं कि ये है क्या। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये कैसे आई है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ TV सोमनाथन कमेटी। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इट इज लाइकली टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2025। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड सिक्योर एंड सस्टेनेबल पेंशन सिस्टम फॉर ऑल द एलिजिबल एम्प्लॉयज। ठीक है, और ये क्या है, हमारा गारंटेड पेंशन है। हमारा गारंटेड पेंशन कैसे है, तो हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या बोलता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने 25 साल जो है अपना सर्विसेज में दिया है तो उसको जो है वो पेंशन मिलेगी 50% ऑफ इट्स लास्ट 12 मंथ्स ऑफ बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारी एवरेज बेसिक पे है तो वो किस बेसिस पे देखी जाएगी, लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे। जैसे समझ लो कि हमारी जो लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे है वो लगभग 1 लाख है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो 1 लाख है। तो उस पे जो है गवर्नमेंट बोलती है कि अगर किसी इंसान ने 25 साल जो है सर्विस में दिए हैं तो उसको जो है उसका 50% जो है वो पेंशन की तौर पे मिलेगा। तो अगर आपकी सैलरी या फिर किसी की भी सैलरी जो है जो एवरेज बेसिक पे है वो 1 लाख है तो उसको उसके ऊपर जो पेंशन है वो कितनी मिलेगी, 50,000। सो गवर्नमेंट से इसकी ये गारंटेड पेंशन है, इट मीन्स कि 50% जो है उसको मिलेगा ही मिलेगा। किसको, जिस बंदे ने या फिर जिसने भी 25 साल की सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो दी है। अगर बट व्हाट इफ अगर किसी ने 25 साल से कम दी है, तो गवर्नमेंट से कि अगर किसी इंसान ने या फिर किसी भी एम्प्लॉय ने 25 साल से कम का सर्विस जो है वो दिया है तो उसका उस अकॉर्डिंगली जो है पेंशन जो है सेट हो जाएगा। बट मिनिमम जो है वो सर्विस कितनी चाहिए, अगर किसी ने 10 ईयर्स ऑफ सर्विसेज दिया है, 10 ईयर्स ऑफ सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में दिया है तो उसका मिनिमम जो है पेंशन कितना रहेगा, इज 10,000। सो दिस इंश्योर्स कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस हमारी क्या रहेगी, 10 ईयर्स, और जो हमारा मिनिमम पेंशन है वो कितना रहेगा, 10,000। नाउ अगर एम्प्लॉय का जो है या फिर जो हमारा एम्प्लॉय है जो पेंशन ले रहा है, बट व्हाट इफ ही और शी डाइज, तो उस पे गवर्नमेंट सेज कि जितना उनको पेंशन मिल रहा है उसका 60% जो है वो उनकी फैमिली को मिलेगा। तो 50,000 जैसे किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है एज अ पेंशन, तो उसका 60% जो है वो उसकी फैमिली को मिलेगा इन केस अगर उस एम्प्लॉय की या फिर जो पेंशन ले रहा है उसकी डेथ हो जाती है। नाउ इट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है या फिर जो हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, दिस इज जस्ट लाइक OPS जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसमें भी क्या था कि इट वाज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी क्या है, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज का जो है अगर मैं आपको 100 रुपीज दूं तो क्या आप कितने अमाउंट ऑफ जो है आप गुड्स जो है उसे खरीद सकते हैं। और अगर मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं विद 2015 और 2005 तो वो सिमिलर नहीं है, राइट, क्योंकि हमारा जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जो आपको पेंशन है वो दी जाएगी, सो दैट उस जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो आपकी पेंशन पे ना पड़े। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है जो हमारा प्रॉब्लम था वो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने खत्म करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसको कांस्टेंट रखा है। नेक्स्ट इज दैट इट इज अ बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। अगर जैसे ये सेंट्रल स्कीम है तो सेंट्रल स्कीम में इट इज गोइंग टू बेनिफिट अराउंड 25 लाख ऑफ एम्प्लॉयज।
और अगर इसको स्टेट्स जो है वो ऑप्ट करती हैं तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट नियरली 90 लाख ऑफ एम्प्लॉयज। एंड रिसेंट जो अपडेट है दैट इज महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए बोला है। सो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जो ऑप्ट कर रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। अगर मैं इसका यूपीएससी सिलेबस से रेलेवेंस देखूं तो इट बिकम्स रेलेवेंट इन योर GS3 पेपर बिकॉज इट टॉक्स अबाउट सोशल सिक्योरिटी। इट टॉक्स अबाउट सोशल सिक्योरिटी एंड ये कंप्लीट जो है आपका इलेबोरेशन है आपका स्कीम का या फिर सोशल सिक्योरिटी जो है वो इस टॉपिक से कैसे इंटरलिंक्ड है, वो ये प्रॉपर इलेबोरेशन है। यू कैन रीड इट। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। ठीक है, जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इट इज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। तो वेलफेयर स्कीम से जो है इट बिकम्स रेलिवेंट फ्रॉम योर GS पेपर 2। नेक्स्ट GS पेपर 3 से कैसे रेलिवेंट है, बिकॉज इट इंक्लूड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड आई वुड रिकमेंड कि इस या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो मैं टेलीग्राम पे जो है वो PDF डाल दूंगी, उसको रीड करो ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों की क्लैरिटी हो कि ये ओके दिस इज अ पेंशन स्कीम बट ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो कैसे दिखाता है। तो इस चीज़ को रीड करने के बाद आपको प्रॉपर पता लगेगा कि मेरे एग्जाम से वो कैसे रेलेवेंट है और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो कैसे इस चीज़ से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन and since it includes inclusive growth and financial inclusion, it becomes part of your GS3. नेक्स्ट एसे में भी इसका जो है वो टॉपिक आ सकता है सोशल सिक्योरिटी या फिर वेलफेयर से, तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स का पार्ट है तो ये जो है प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिलेटेड है बिकॉज रिसेंटली सेंटर ने रीडिज़ाइन करा है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। Now, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? इट इज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2020 जिसका मेजर जो है दिस इज अ मेजर इनिशिएटिव दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये क्यों बनाया गया था? इस जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये यहां से तो पता लग जाता है कि दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूडेड रहती हैं, चाहे वो टेक्निकल है या फिर चाहे वो मार्केटिंग जो है हमारी एक्टिविटीज है, तो उसको फंड करने के लिए दिस स्कीम इज अवेलेबल विच इज नोन एज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है इसको रीडिज़ाइन करने का कोशिश करा है। अब ये की चेंजेस क्या है इसमें? तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इट इज फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग इट्स स्कोप। अब एक्सपैंड कैसे कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू इंक्लूड मोर ऑफ सेक्टर्स, जैसे इट इज रीडिजाइंड नाउ कवर्स स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसने इसको रीडिज़ाइन करने के बाद क्या करा है कि इसने अपना स्कोप एक्सपैंड करके जो और ज़्यादा ग्रुप्स है या फिर और ज़्यादा जो हमारे चाहे वो स्टार्टअप्स है या फिर हमारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको उनके तक रीच आउट करने का जो है वो कोशिश करा है। नाउ दिस एक्सपेंशन एम्ड एट फॉस्टरिंग इनोवेशन and entrepreneurship in the agricultural sector. Next we have is wide range of projects. So the scope has been widened to include new activities such as integrated post harvest management projects and digital infrastructure and support for agricultural marketing. तो you see कि इसने जो है अपना activities जो है या फिर projects है उसका scope भी जो है widen करने का कोशिश करा है। नेक्स्ट इट हैज ट्राइड टू मेक दिस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इंटरेस्ट सबवेंशन से, अब इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है हमारा? 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़। अब हमारा जो इंटरेस्ट सबवेंशन है ये क्या बोलता है कि फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना या फिर लोन प्रोवाइड करना एट द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट
ताकि उनका जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे कितना करा गया है, 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़ which is providing a maximum time limit क्या है, 7 years, and this is intended to reduce the financial burden on the borrowers। और इसका मेन फोकस किस पे है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। now it is a system that is going to guarantee a credit system since it is going to cover extended the scheme through credit guarantee fund trust for micro and small enterprises for loans up to 2 करोड़। और ये क्या करेगा, रिस्क को मिटिगेट करेगा फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो क्या करेगा, लेंडिंग एक्टिविटीज को इनकरेज करेगा। ऑल्सो इट इज गोइंग टू फोकस ऑन क्लीन एनर्जी सिंस ये जो है किसके साथ इंटीग्रेट करा गया है, पीएम कुसुम स्कीम के साथ। सो दिस इज गोइंग टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। और ये जो मूव है ये क्या इनकरेज करेगा, use of clean and renewable energy for agricultural operations, thereby reducing the carbon footprints and enhancing sustainability। और इसका जो है मेन फोकस किस पे रहेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट पे। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जब फोकस रहेगा तो इट मीन्स कि इट इज हाईली फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन। नेक्स्ट वी हैव इज मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो जो मॉनिटरिंग जो है मॉनिटरिंग प्रोसेस रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रियल टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, अब ये यूपीएससी सिलेबस से रेलिवेंट कैसे है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर GS3 क्योंकि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो 3 टॉपिक जो है इसमें डिस्कस करे गए हैं, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर GS3 सिलेबस। सो उससे इसको लिंक करके पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। अब GS2 का सिलेबस है विच इज गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, पॉलिटी, उसके साथ इंटरलिंक्ड कैसे है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स विच इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसे पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट न्यूज़ का जो है पार्ट है ही है। एंड वी ऑल नो कि इकोनॉमी मतलब GS3 में एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ही ब्रॉडन जो है इसका पार्ट है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वी हैव इज GDP ग्रोथ, इंडियाज GDP ग्रोथ नंबर्स। रिसेंटली NSO ने जो है रिलीज करा है फर्स्ट क्वार्टर का GDP ग्रोथ नंबर्स विच इज नॉट सेटिस्फाइंग इन नेचर। एंड वी ऑल हैव डिस्कस्ड कि कुछ मतलब जो नंबर्स हैं वो हमने सभी ने देखे हैं कि जो नंबर्स है उसमें कितनी गिरावट है, या फिर जो GVA है इस बार ज़्यादा था GDP से। तो हम आज का जो लेक्चर है या फिर जो ये जो न्यूज़ एनालिसिस है इसमें हम सिर्फ रीजंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि नंबर्स तो सभी ने देखे हैं बट रीजंस क्या है। और ये जो नंबर्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, क्वार्टर के बाद एक नया डेटा आएगा बट उसके रीजंस क्या है, एक जो ग्रोथ में जो स्लो डाउन है वो किस वजह से है, हम इस चीज़ में आज का न्यूज़ में ये कवर करेंगे। ठीक है, सो बिकॉज इट हैज़ हाई बेस इफेक्ट, सो जो ग्रोथ रेट है या फिर जो ग्रोथ है इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉज रिलेटिवली हाई, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट बताया गया है कि जो इस बार का जो ग्रोथ नंबर्स है उसमें स्लो डाउन जो है देखा गया है। नेक्स्ट इज जो एग्रीकल्चर का जो नंबर्स है which was 3.7 कुछ करके 3.7% in the last year, in the last quarter, whereas अगर अब का जो क्वार्टर का हम कंपेयर करें तो it has shown growth of 2% only। और वो किसके कारण है, एल नीनो इफेक्ट के कारण। तो इट इज अज्यूम्ड कि वेदर क्लाइमेट कंडीशंस के कारण भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एक डाउनफॉल आया है, उसके कारण अज्यूम करा जा रहा है कि जो इस बार के GDP नंबर्स है, फिर इस बार जो GDP ग्रोथ रेट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। सिंस वी ऑल नो जो ये साल है ये जनरल इलेक्शंस का टाइम था, तो जनरल इलेक्शंस के कारण जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो उसके कारण जो है अज्यूम करा जा रहा है कि जो हमारा एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट देखने में मिली थी, जिसके कारण ये जो क्वार्टरली GDP ग्रोथ है उसमें इफेक्ट आया है। सेकेंड इज म्यूटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जस्ट बिकॉज इट वॉज एन इलेक्शन ईयर और जो गवर्नमेंट का ध्यान था वो इलेक्शंस पे था,
तो इट इज़ अज्यूम्ड कि जो कैपिटल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम करा गया था, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, पब्लिक स्पेंडिंग है, वो भी बहुत कम हुई थी, जिसके कारण जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उस पर इफेक्ट दिखा है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट stability. Now RBI, what has RBI done? It has maintained the repo rate at 6.5% since February 2023, जिसने किस पे इफेक्ट दिखाया है? Affected borrowing cost and investment activities. So इसके कारण भी जो है जीडीपी ग्रोथ नंबर्स में प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है. नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस दैट इंक्लूड्स ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन चीज़ों ने भी हमारी ग्रोथ को जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करा है. और अगर हम इसको सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इंक्लूड्स फिस्कल पॉलिसीज, हमारा द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, या फिर हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो ये किसका पार्ट बन जाता है? हमारा GS3 सिलेबस का. और अगर हम GS2 के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे हमारा इलेक्शंस है ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, या फिर हमारा एग्जीक्यूशन है, दैट कैन बी डिस्कस्ड इन GS3 पेपर. नेक्स्ट एसए से भी हमारा रेलेवेंट है, और करंट अफेयर्स तो है ही है, तो उसको हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सो नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है, या फिर हमारा जो लास्ट न्यूज है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट. नाउ गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट विच इज नोन एज 12 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट इन 10 स्टेट्स. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, या फिर जो हमारे सिटीज हैं वो क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगी. तो दिस हैज इम्प्रूव्ड, या फिर दिस हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज अक्रॉस 10 स्टेट्स अंडर द, दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट दिस इज अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये किसके अंडर है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर है. एंड इसका जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? इट इज समथिंग रिलेटेड, समथिंग नियर टू 28,602 करोड़. और इसका मेन एम क्या है? इट्स मेन एम इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो. तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमें कितनी देखने को मिलेगी? 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. तो इसका जो मेन फोकस है वो फोकस है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या फिर कनेक्टिविटी जो है वो बिल्ड होगी ही होगी, प्लस इससे जॉब क्रिएशन भी होगा. और दीज आर द सिटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड. हमारा ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज. तो जो हमारा सिटीज है या फिर जो हमारे स्टेट्स हैं वो ये स्टेट्स हैं. अब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से या हमारा जो सिलेबस है उस पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है, इसको हम पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे और पॉइंटर्स को हम सिलेबस से कनेक्ट करके देखेंगे. ठीक है, तो पहला जो हमारा जीएस पेपर 3 से रेलेवेंट है वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो ये जो हमारा स्कीम है या फिर जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब दिस इज गोइंग टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. और ये किसका पार्ट बनता है? हमारा GS3 का पार्ट बनता है. So this project highlights the government's effort to enhance industrial growth in India, which is crucial for economic development. अगर हमारा किसी भी सेक्टर में अगर हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी या फिर हमारा जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा तो हमारा जो इकोनॉमी है उसमें भी डेवलपमेंट आएगी. तो यहाँ पे फोकस किस पे करा गया है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. नाउ इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन कि अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, है ना. लोगों का जो है वो वेलफेयर भी होगा, क्योंकि आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई लेक्चर्स कि अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट. I have given you an explanation on the difference between growth and development. कि growth and development जो है दोनों different concept कैसे हैं. And we have seen कि अगर किसी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है या फिर किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ के जो लोगों का है वो भी वेल बींग जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. तो दिस स्कीम या फिर दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू
boost the industrial sector, which is further going to boost the industrial या फिर economical development. And it is assumed that this is going to attract investment and it is going to improve the manufacturing capacity, और जो क्या boost करेगा, हमारे exports को boost करेगा. ओके अगर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बूस्ट आएगा तो इट मीन्स हमारा जॉब क्रिएशन भी होगा, और इस स्कीम का मेन एम जो है वो किस पे है, जॉब क्रिएशन पे. तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन जो है इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस है. तो ये जो था हमारा पार्ट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, विच इज अ पार्ट ऑफ GS3. अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ GS3 ओनली, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसे है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. नाउ दिस इटसेल्फ इज अ बिगर प्रोजेक्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज अलाइंड विद द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड PM गति शक्ति. तो इस पर्सपेक्टिव से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को रीड करना और PM गति शक्ति को रीड करना भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, विच इज एमिंग टू इम्प्रूव द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी. अब ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन को या फिर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू मल्टीपल मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक मेथड नहीं मल्टीपल मेथड्स ऑफ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारा ट्रेड है या फिर जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करा जा सके. दैट इज नोन एज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी. एंड दिस इज गोइंग टू एनहांस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज गोइंग टू एनहांस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर. और स्मार्ट सिटीज क्या बोलते हैं, तो स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इंक्लूड्स प्लग एंड प्ले अप्रोच. प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज क्या है कि किसी भी चीज को असेस करने के लिए वन क्लिक पे आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कैब फैसिलिटीज की, तो यू क्लिक अ बटन, आप कैब बुक करते हैं तो आपको जो फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है. इट मीन्स कि आप किसी चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, यू हैव डन अ वन क्लिक, और उसी टाइम जो है आपका ऑपरेशन जो है वो चालू हो जाता है. दैट इज नोन एज प्लग एंड प्ले अप्रोच. तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंक्लूड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस को भी, विच इज अ पार्ट ऑफ योर GS पेपर 2. गवर्नमेंट या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच इज एमिंग एट इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. और इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो इन सिटीज का, दैट इज अलोंग विद द मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. और ये क्यों डिजाइन करा है, फिर किस तरीके से ये डिजाइन करा है, इसको ये किस चीज को फैसिलिटेट करेगा, इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट स्मूदर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. And along with this, it is going to focus on public-private partnership. और ये public-private partnership जो है ये आपका पार्ट है इन्वेस्टमेंट मॉडल का. तो this project is likely to involve significant public sector participation, private sector participation, because जो है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की बात करी गई है. तो पब्लिक सेक्टर जो है वो एक इनिशियल बूस्ट देता है, फिर इनिशियल किक देता है, और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए या फिर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है इट इज कंपल्सरी. तो ये किस पे फोकस करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे. नेक्स्ट, it is going to focus on environment and sustainable development, which is a part of GS3. क्योंकि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है. अब ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है कि ये एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट जो है वो उठाया जाएगा. इस पे कोई इनिशियल या फिर इससे प्रायर डेवलपमेंट या फिर प्रायर कुछ भी जो है वो नहीं करा गया है. दिस ऑल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ओनली. तो जो चीज़ स्क्रैच से, सिंस इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ओनली, इट इज अज्यूम्ड कि ये जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको भी ध्यान में रख के चलेगा. सो इट इज अज्यूम्ड कि जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज है, एज इट इज गोइंग टू बी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, also touches upon the environmental consideration. तो ये environmental का जो है या फिर environment का जो है वो ध्यान रख के इस सिटी को या फिर इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे मूव करा जाएगा. एंड लोकेशन या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो है
अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो ये आपका पार्ट बन जाता है किसका, ज्योग्राफी का, विच इज़ योर जीएस पेपर 1। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो ये जो है ये सोचने की चीज़ है कि इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर अर्बनाइजेशन ऑल्सो एंड रीजनल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो ये सी कि एक टॉपिक को जब हम बाइफुकेट करते हैं तो इससे कितने सारे टॉपिक्स निकल कर आते हैं, और ये आपके जीएस, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो या फिर जीएस पेपर 2 हो या फिर एसे राइटिंग हो या फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो, तो एक टॉपिक को अगर हम एक माइंड मैप के तरीके से चलते हैं, बिकॉज द थीम या फिर इस सीरीज का जो होल आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन माइंड मैपिंग ओनली, कि एक टॉपिक को इतना बाइफोकेट करके पढ़ें कि वो किस किस एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है वो रेलेवेंट है। दो वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमी न्यूज ओनली, बट उसको बाकी चीज़ों से भी कनेक्ट करके देखेंगे कि आपको किस पोर्शन में से कौन कौन सा सेक्शन जो है वो देखने की ज़रूरत है। सो दीज वर द न्यूज़ ऑफ द वीक। हम हर हफ्ते जो है ऐसे ही न्यूज़ लेकर आएंगे, टॉपिक्स को बाइफोकेट करके पढ़ेंगे। तो बिफोर आई गो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट बिलो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम्स यू फेस और कौन कौन सी दिक्कतें जो है वो आपको आ रही हैं, और व्हाट थिंग्स या फिर व्हाट मटेरियल यू वांट फ्रॉम अस कि हम आपको जो है वो डिलीवर करें। और इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, डू इंश्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको जो वीकली अपडेट्स है ऐसे मिलती रहें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेंस एंड योर प्रीलिम्स ऑल्सो। और एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी न्यूज़ है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू कहीं ना कहीं तरीके से, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी न्यूज़ का जनरल पर्सपेक्टिव लेना भी ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। आई रैप अप माई टॉपिक हेयर। नेक्स्ट वीक इसी तरीके से एक वीकली न्यूज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।